हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। श्रावण के प्रथम सोमवार की आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई हो। भगवान शिव शंकर से मैं प्रार्थना करता हूं कि इस बार जो आप एग्जाम दे रहे हो 110% उसके अंदर आपकी नौकरी लगे, आपका भविष्य जो है उज्जवल हो। एक बच्चे की नौकरी लगना मतलब ये नहीं है कि केवल उस बच्चे का भविष्य सुधरेगा, आने वाली कई पीढ़ियों का जो है वो जो सारा सिस्टम ही चेंज हो जाता है। रंग रूप, उनका जीवन जीने का तरीका, शैली, उनका एक अलग ही स्टैंडर्ड हो जाता है। एक व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी लगता है और लड़की यदि सरकारी नौकरी लगती है तो उसमें तो कहना ही क्या, वो तो दो परिवारों को जो है वो खुशी भी देती है और काफी जो है वो मदद भी मिलती है दोनों तरफ से। जब तक पिता के घर रहती है तो पिताजी को कमा के देती है, जब ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले। तो आप सब, मेरी तो यही इच्छा है कि आप सभी जो है इस वक्त जो नौकरी की तैयारी कर रहे हो उसके अंदर आप लोग सबके सब सेलेक्ट हो जाओ। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग बार बार एक चीज और मैं आपको बता देता हूं कि बार बार कई बच्चे मेरे को मैसेज करते हैं, जो है एप्लीकेशन के ऊपर भी करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करते हैं कि सर कोर्स के ऊपर थोड़ा वो जो छूट वगैरह लेकर के आइए। तो देखिए आज जो है ना, हम लोग आज श्रावण के प्रथम सोमवार के दिन हमने हमारे दोनों कोर्सेज राजस्थान का भूगोल, आर्ट एंड कल्चर दोनों के ऊपर जो है वो छूट दी है। 20% का ऑफ रहेगा यहाँ पर। और कूपन कोड क्या लगाना है, कूपन कोड रहेगा SHIV20 लगा देना आप, ये कूपन कोड लगाते ही। और ये कब कब रहेगा, ये अगले 4, 5 और 6 तारीख को, यानी 3 दिन तक ये कूपन कोड अवेलेबल रहेगा दोनों के दोनों कोर्सेज के ऊपर। आज यदि आप लगाते हो ना तो आज भी ये अवेलेबल रहेगा, यानी 3, 4, 5, 6 ये 3 दिन जो है, इन 3 दिनों के अंदर अंदर जो है वो 3 मान लो या 4 मान लो, जो भी आप मान रहे हो, उनके अंदर ये कूपन कोड जो है वो अवेलेबल रहेगा। अब मैं आपको देखो इस कोर्स के बारे में क्या बताऊं, ज्यादा तो मैं बता नहीं सकता। मैं किस प्रकार का पढ़ाता हूं, किस प्रकार की चीजें याद करवाता हूं, ये आप लोग देख ही रहे हो। कोई भी व्यक्ति अपनी जेब से 1 रुपया नहीं निकालता है। 100 रुपए के अंदर भी कोर्स मार्केट के अंदर बिक रहे हैं और बच्चे खरीदते नहीं है फिर भी। ठीक है जी, तो आप सब समझदार हो। मेरी बहुत सारी क्लासेस पड़ी हुई है। यदि आपको प्लेलिस्ट चेक करनी है तो ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट, ज्योग्राफी ट्रिक्स नाम से प्लेलिस्ट है, वो चेक कर लेना। आर्ट एंड कल्चर नाम से प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। यहां पर अभी ये चेतक बैच स्टार्ट कर रखा है, इसके 2-3 क्लासेस हो गई है, वो देख लेना। आगे आने वाले देख लेना। सोच समझ के जेब से 1 भी रुपया यदि कोई बच्चा निकालेगा तो सोच समझ के निकालना, मेरा तो यही कहना है। मैं कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े दावे नहीं करता हूं, बस इतना मैं बता देता हूं कि जो भी चीजें मार्केट के अंदर आपको पढ़ाई जा रही है, ज्योग्राफी के अंदर हो या आर्ट एंड कल्चर के अंदर हो, वो सारी की सारी मैं आपको याद करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं ऐसे नहीं बोलता कि मैं जो पढ़ा रहा हूं इसी के अंदर से एग्जाम में आएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर जो नए नए एक आध क्वेश्चन बना देता है तो फिर वो तो कोई नहीं करवाता है। उस वक्त फिर बच्चे आके बोलते हैं कि सर देखो आपने ये नहीं पढ़ाया। तो मैं पहले बोल देता हूं कि भाई बच्चों, मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं कि मार्केट के अंदर आज जो चीजें उपलब्ध है ना, ज्योग्राफी हो या आर्ट एंड कल्चर हो या आज तक के जो क्वेश्चंस बने हुए हैं वो मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। वो जो है मैं बिल्कुल आपको 110% याद करवाऊंगा। अभी क्या है देखो, सभी लोक देवता पढ़ा रहे थे, लोक संत पढ़ा रहे थे, लेकिन अचानक से क्या हुआ है, उनका कालक्रम वाले जो है वो क्वेश्चंस डालना शुरू कर दिए हैं। तो कल तक किसी ने नहीं पढ़ाया, लेकिन अब पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हो सकता है कि आगे जो रीट का एग्जाम हो या कोई और एग्जाम हो, उसमें एक आध क्वेश्चन जो है वो आपको पता है एक नई प्रकार का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हर बार कुछ ना कुछ इजाद होता है। तो उन नए वाले क्वेश्चंस की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे खुद को ही नहीं पता है कि वो कैसे क्वेश्चन बनाएगा भाई एग्जामिनर। उससे ज्यादा आगे हम समझदार तो है नहीं। ठीक है जी, तो मैं यही बोल रहा हूं कि अभी तक जो भी पढ़ाया जा रहा है, जो भी बुक्स है आपकी, वो सारी की सारी याद करवाई जाएगी विथ शानदार शानदार शॉर्ट ट्रिक, इजी वे में। बहुत सारी चीजों की बाउंडेशन होती है यूट्यूब के ऊपर। यहां पर मैं वो आपको चीजें सारी की सारी दिखा नहीं सकता, कॉपीराइट आ जाता है, स्ट्राइक आ जाता है ना। जैसे मान लो, जैसे कोई लोक नृत्य है, गैर नृत्य है, गौरी नृत्य है ना, लाठी नृत्य है, होली नृत्य, तो वो सारे के सारे नृत्य, उनके बाकायदा मैंने वीडियो फुटेज आपको दिखाई गई है। पूरे के पूरे इस कोर्स के अंदर एक एक चीज को जीवंत किया गया है, ताकि आप देखो, उसको एक बार फील करो। एक बार देख लिया, दोबारा कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाना तो बहुत हो गया, अब उन चीजों को आप देखो आंखों से, तब जाके मजा आएगा। जैसे अपवाह तंत्र वाला सारा का सारा है, तो बाकायदा गूगल मैप से मैंने एक एक नदी को ऐसे दिखाया कि देखो बच्चों, ये यहां से जा रही है, ये यहां से राजस्थान में प्रवेश कर रही है, ये यहां पर पहला बांध है, दूसरा बांध है, तीसरा बांध, ये सारी की सारी चीजें जो है वो बाकायदा त्रिवेणी संगम दिखाई गई हैं, सारी चीजें दिखाई है, बांध वगैरह सब कुछ गूगल मैप से एक एक चीजें जूम करके दिखाई गई है मैंने। ठीक है जी, अब ज्यादा इधर उधर मैं जो है ये समय नहीं लेते हैं, अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। राजस्थान की ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा था, और राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है ना, उसकी बात करते हैं अपन। राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उसके बारे में सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति था, उसने अपनी बुक के अंदर बताया था। बुक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन।
समझ में आई कि नहीं आई? इस व्यक्ति का नाम क्या था? देखो ये वो बुक थी और इस व्यक्ति का नाम था एल्फ्रेड वेगनर। आप सब लोगों ने पता होगा आपको क्या? एल्फ्रेड वेगनर इसने बताया था इसके बारे में। अच्छा, इसका नाम क्या है? कौन सा सिद्धांत था इसका? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, ठीक है जी। और ये कब दिया था दोस्तों? ये दिया था सन 1912 के अंदर। सन 1912 में ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। अब ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, ये सिद्धांत कहता क्या है? देखो ये कहता है कि पहले ये जो पृथ्वी थी ना, ये पूरी की पूरी, इसके ऊपर जो थल भाग है वो एक था, जल भाग है वो एक था। यानी एक तरफ पानी था और एक तरफ क्या था? उनकी उस पूरे के पूरे पानी के बीच में जो ये आज आपको ये अलग अलग महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं ना, ये ऐसे बिखरे हुए नहीं थे, पूरा का पूरा एक ही था। देखो इस प्रकार से था। ये पूरी की पूरी पृथ्वी है और ये इधर जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये तो था पानी, और ये बीचों बीच क्या थी? एक जगह ये सारी की सारी भूमि जो है वो टच थी। देख रहे हो ना आप? जैसे मान लो आज वर्तमान में यदि देखा जाए ना, तो देखो अमेरिका जाने के लिए अपने को फ्लाइट पकड़नी पड़ती है, लेकिन उस वक्त क्या है, दुनिया का ऐसा कोई भी एकमात्र कोना भी जो है वो नहीं बचा हुआ था जहां पर आप पैदल नहीं जा सकते हो। इजीली यहां से घूमो और ठेठ तक आपको अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूरोप के किसी देश में जाना है, पूरा घूम सकते हो आप। सब कुछ जुड़ा हुआ था, ठीक है जी। फिर ये अलग अलग होते हैं, फिर इसके दो टुकड़े होते हैं और फिर ये एक ऊपर वाला हिस्सा होता है और एक नीचे वाला हिस्सा होता है, अलग अलग हो जाते हैं ये। देखो सुनना, इसके ऊपर इनके नाम भी अलग अलग थे, मैं बताता हूं आपको। जैसे ये, अब इसके ऊपर संपूर्ण के ऊपर पानी पानी है। आदमी अपने पैर को कहां पर रखेगा? अपने पंजियों को कहां रखेगा? इसको ऊपर रखेगा, इस जगह पे अपने पंजियों को रखेगा। तो इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम रख दिया पेंजिया, ठीक है जी। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है पेंथालासा। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे को कि ये कितने कितने प्रतिशत थे। प्रतिशत वही है जो आज है। अरे पृथ्वी इधर उधर ही तो खिसकी है, कोई प्रतिशत चेंज थोड़ी हो गया, थोड़ी बहुत डूब गई होगी, चलो मान लिया बात, लेकिन उतना प्रतिशत में फर्क नहीं पड़ता फिर उसका। तो ये जो पेंजिया था ना दोस्तों, ये कितना था? 29%। और ये जो पेंथालासा था वो 71%। समझ में आई कि नहीं आई बात? और ये जो पेंथालासा था, इससे वर्तमान में क्या बना है? फिर इस पेंथालासा से क्या बने हैं दोस्तों? इससे हुआ है महासागरों का निर्माण। महासागरों का क्या हुआ है दोस्तों? निर्माण हुआ है। और ये जो पेंजिया था, इससे क्या हुआ है? इससे हुआ है महाद्वीपों का क्या हुआ दोस्तों? इससे निर्माण हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब इस आगे वाली इमेज की बात करता हूं मैं, इसकी बात करता हूं, इस नंबर 2 वाली की। अब जब क्या हुआ, ये जो पेंजिया था ना, ये टूट गया, इसके दो हिस्से हो गए। एक ये ऊपर की तरफ चला गया, ऊपर गया, उसको अंगारा बोल देंगे। ऐसे अंगारा, जिस आदमी के अंदर गुस्सा होता है वो ऊपर की ओर जाता है ना, उछलता है बार बार, तो ये उछल के ऊपर चला गया अंगार की तरह। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया अंगारा लैंड। और नीचे वाले का नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया गोंडवाना लैंड। देखो ये क्या है? अंगारा लैंड इसको बोलते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा इसका एक नाम और है जिसका नाम क्या है? लोरेंशिया, इसी को बोलते हैं लोरेंशिया, ठीक है जी, या इसको अंगारा लैंड बोलते हैं। ये नीचे वाला जो हिस्सा है ना मित्रों, ये नीचे वाला, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड इसको बोला जाता है। और इनके बीच में जो पानी का जो हिस्सा आ गया, जो जल वगैरह आ गया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टेथिस सागर। उसको क्या बोलेंगे? टेथिस सागर। और इसी टेथिस सागर का अवशेष आज भी अपने राजस्थान के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और अवशेष के रूप में क्या देखने को मिलेगी? झीलें देखने को मिलेगी। वो झीलें ही इस बात का सबूत है कि हमारे यहाँ पर राजस्थान के अंदर क्या था? टेथिस सागर का अवशेष था, जो कि राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा मरुस्थलीय हिस्सा है। तो वो क्या था? पहले बताते हैं कि वहां पर समुद्र था। तो वो समुद्र कौन सा था? वो इसी टेथिस सागर का जो है वो हिस्सा था या अवशेष था। इस पेंजिया की बात करते हैं। पेंजिया की बात कर लो, या देखो पेंजिया की बात करता हूं मैं कि ये जो पेंजिया था ना, ये पेंजिया, इसके दो हिस्से हो गए। दो हिस्से कौन कौन से हुए मित्रों? दो हिस्से इसके जो हुए वो, एक तो हुआ अंगारा लैंड जो ऊपर की ओर गया, एक का नाम था अंगारा लैंड, और दूसरे का नाम था गोंडवाना लैंड। वर्तमान के अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं कई महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं, जिसके अंदर जो यूरेशिया जो हिस्सा है, यूरेशिया या फिर उत्तरी अमेरिका, ये किसके हिस्से हैं?
ये दोस्तों ये अंगारा लैंड के हैं। उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया ये जो दो है ये किसके हिस्से हैं? ये हमारे अंगारा लैंड के हैं। और गोंडवाना लैंड की मैं बात करता हूं यहां पर, गोंडवाना लैंड की, तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक तो आ गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक है जी। इसके अलावा अफ्रीका, इसके अलावा प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये नीचे वाले जो आज दिखाई दे रहे हैं ना आपको, ये सारे के सारे ऑस्ट्रेलिया के अलावा अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे किसके हैं? गोंडवाना लैंड के हैं। नीचे नीचे हैं देखो, अंटार्कटिका भी नीचे है, ऑस्ट्रेलिया भी, भारत भी, अफ्रीका भी, दक्षिण अमेरिका भी, ये सारे के सारे क्या है? भूमध्य रेखा के नीचे वाले हिस्से हैं। ये सब किससे बने हैं? गोंडवाना से बने। और ये ऊपर वाले जो है वो किससे बने हैं? ये अंगारा लैंड से बने हैं, ठीक है जी। ये दो हिस्से हैं। अब यहां पर भारत जो है वो कौन सा हिस्सा होगा? ये प्रायद्वीपीय भारत यहां पर रखा हुआ है। और भारत यदि इसका हिस्सा है तो राजस्थान भी किसका हिस्सा होगा? इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा होगा। तो राजस्थान किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का है। और थोड़ा सा क्या है? तेथिस सागर का है। थोड़ा सा मतलब 50-50 है यहां पर, गोंडवाना लैंड का और तेथिस सागर का हिस्सा ही है संपूर्ण राजस्थान। देखो बात करते हैं अपन राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या है दोस्तों? ये है राजस्थान। राजस्थान के अंदर दो चीजों के आपको अवशेष देखने को मिलेंगे। किस किस के? जी के और टी के। जीटी रोड, जी से क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है जी। और टी से क्या हो जाएगा? तेथिस सागर, तेथिस सागर, ओके। अब देखो राजस्थान का जो भौतिक हिस्से बने हुए हैं वो 4 हिस्से हैं। एक मरुस्थल है, फिर अरावली है, फिर मैदान है, फिर पठार है। अब वो जो 4 हिस्से हैं ना, या जो 4 जो विभाजन हैं, वो इन्हीं 2 के हिस्से हैं, इन्हीं 2 से वो निकले हुए हैं। जैसे जो गोंडवाना लैंड आपको दिखाई दे रहा है ना, इससे कौन कौन से निकले हुए हैं? इससे जो ऊंचाई वाले हैं, क्योंकि गोंडवाना लैंड है क्या? गोंडवाना लैंड भूमि का हिस्सा है, तो भूमि जल से तो ऊपर ही रहेगी, है ना। तो अभी जो ऊपर है ना राजस्थान में 2 कौन कौन सी है? देखो एक तो क्या है? अरावली, एक तो क्या है दोस्तों? अरावली, और दूसरा क्या है? पठार। और पठार कौन सा है? हाड़ौती का पठार। ये दोनों हिस्से किसके हैं? गोंडवाना लैंड के हैं। क्योंकि ऊंचाई है भाई, पहाड़ ले लो या पठार ले लो, ये ऊंचे होते हैं। नीचे कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे सागर की बात करते हैं तो सागर के अंदर एक तो क्या है? मैदान है, पूर्वी मैदान है एक तो, और दूसरा मरुस्थल है, मरुस्थल है। ये दोनों के दोनों हिस्से किसके हैं? ये तेथिस सागर के हैं। और इसी सागर का पानी जो है वो खारा होता है। सागर के पानी से हम नमक की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए आप देखते हो कि जो ये तेथिस सागर का हिस्सा कौन सा है? मरुस्थलीय मैदान है। यहां पर खारे पानी की बहुत सारी झीलें भी हैं। खारे पानी की झीलें जब हम पढ़ेंगे तो मैं वहां पर बताऊंगा आपको क्या, कि ये किसके? तेथिस सागर के अवशेष हैं या ये महासागर के अवशेष हैं, उससे पता चलता है। तो ये मरुस्थल हो गया। अब देखना, अरावली, पठार, मैदान और मरुस्थल, ये इसी प्रकार प्राचीनतम से नवीनतम की ओर भी बढ़ते हैं। ये देखना जरा, ये किधर से किधर तक चलते हैं दोस्तों? ये यहां से यहां तक जो है, ये यहां से यहां तक जो है, ये प्राचीनतम से क्या है? नवीनतम की ओर चलते हैं। ये अरावली जो है ये क्या है? ये प्राचीनतम है, सबसे पुराना है। और मरुस्थल जो है ये क्या है? नवीनतम है, ठीक है जी। ऊंचाई के आधार पर बताने की आवश्यकता नहीं है। ऊंचाई के आधार पर क्या है? ऊंचाई के आधार पर पहले तो पहाड़ है, फिर पठार है, फिर मरुस्थल है, फिर मैदान है। हाइट के अनुसार भी इनको हम लोग जो है वो सेट कर लेंगे। अब राजस्थान जो भूभाग है उसको अलग अलग लोगों ने विभाजित किया, अलग अलग हिस्सों के अंदर, जिनके अंदर राजस्थान के भौतिक विभाजन में 3 बड़े इंपॉर्टेंट लोग आते हैं। 3 लोगों की बात हम लोग यहां पर करेंगे। कौन कौन से 3 लोग? देखना जरा। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वीसी मिश्रा की, वीसी मिश्रा। दूसरा कौन है? AK सेन। और तीसरा कौन है दोस्तों? रामलोचन सिंह, रामलोचन सिंह, ठीक है जी। कब कब हुआ था ये? इनका विभाजन कब दिया था? देखो वीसी मिश्रा ने दिया था 1968 में, और उसी समय दिया था इन्होंने भी 1968 में। लेकिन रामलोचन सिंह ने दिया था 1971 में। वीसी मिश्रा ने सबसे पहले इसका विभाजन किया। उसके बाद में द्वितीय प्रयास किसने किया था? AK सेन ने किया था। उसके बाद में रामलोचन सिंह ने भी जो है इसके विभाजन के जो है वो कोशिशें की थी। आगे की ओर बढ़ते हैं। वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने हिस्सों में बांटा था? 7 भागों में बांटा। AK सेन की यदि बात करें तो 3 भागों में।
रामलोचन सिंह ने जो है वो 2 भाग 4 उपभाग और 12 लघु प्रदेश, ठीक है जी, इस प्रकार से इनको जो है वो अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। समझ में आई कि नहीं? ये बात इजी तो है, ज्यादा हार्ड नहीं है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लगा आपको, लगा होगा कि यार ये तो चीजें जो है वो याद होने वाली नहीं है। सब कुछ जो है वो इजी सा है। आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वीसी मिश्रा के अनुसार। वीसी मिश्रा ने जो 7 हिस्सों में राजस्थान को बांटा है वो ये रहा आपके सामने। ये 7 हिस्से हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हिस्से। इनके अलग अलग नाम दिए थे। नाम भी इनके ऐसा नहीं है कि अपने को अजीब सा लगेगा, देखने में बिल्कुल इजी है, तो नाम भी उसी हिसाब से रखे हैं इन्होंने। देखो सबसे पहले ये जो इधर वाला हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? पश्चिमी शुष्क प्रदेश बोलते हैं इसको। नंबर 2 के ऊपर इधर क्या है? नहर वगैरह बहुत सारी आती है, गंग नहर भी आती है, इंदिरा गांधी नहर भी आती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नहरी क्षेत्र भी बोलते हैं इसको, ठीक है जी। आगे की ओर चलते हैं। ये नंबर 3 के ऊपर अपन बात करते हैं। इसको क्या कहेंगे? अर्ध शुष्क क्षेत्र। अर्ध शुष्क क्षेत्र इसको कहा जाएगा। ओके जी। अब बात करते हैं आगे की ओर। नंबर 4 ये रहा क्या? ये काले वाला, इसको कहेंगे हम लोग जो है, 1 मिनट जरा इसको यहां से हटाता हूं मैं और यहीं पर लिखते हैं। इसको क्या बोलेंगे? अरावली क्षेत्र। अरावली प्रदेश कह दो या अरावली क्षेत्र कह दो। ओके। आगे की ओर बात करते हैं। ये जो आपको हरा दिखाई दे रहा है इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे पूर्वी औद्योगिक कृषि क्षेत्र। पूर्वी औद्योगिक कृषि क्षेत्र इसको कहा जाता है, ठीक है जी। अब देखना ये जो है यहां पर इसको क्या कहेंगे? चंबल बीहड़ क्षेत्र। अब क्या बच गया? अब ये यहां पर बच गया क्या, जिसको क्या कहेंगे हम लोग? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। कितने हिस्से हो गए देखना? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 6 और ये 7 हिस्से। ये 7 हिस्से जो है वो करे थे किसने? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, उनके अनुसार। ये इंपॉर्टेंट है थोड़े से, इनके नाम इंपॉर्टेंट है, वही देख लेना। और नाम भी ऐसे कोई अजीबोगरीब नहीं है, क्योंकि देखो यहां पर शुष्क प्रदेश है तो पश्चिम का शुष्क प्रदेश, इधर नहरें बहुत ज्यादा है तो इधर ये क्या हो गया? अपना नहरी क्षेत्र हो गया। अर्ध शुष्क क्षेत्र इसका अपने को पता है कि ये शुष्क है, ये अर्ध शुष्क है, ठीक है जी। इसके अलावा अरावली का प्रदेश, नाम से पता लग रहा है। पूर्वी औद्योगिक कृषि क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र, क्योंकि यहां पर क्या है? बीहड़ है ना, डांग क्षेत्र इधर है, डांग की रानी। ये देखो ये चंबल नहर जो इधर से जाती है तो ये उसी का क्षेत्र हो गया, तो चंबल बीहड़ क्षेत्र हो गया। और दक्षिण पूर्वी कृषि का प्रदेश ये वाला हिस्सा जो है ये इसका ये वाला हिस्सा हो जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। वो 4 हिस्से राजस्थान के जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जिसके अनुसार हम लोग जो है वो पूरा का पूरा अपना अध्ययन करते हैं, वो देखते हैं। देखो ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश है। ये राजस्थान का जो भौतिक प्रदेश है इसको यहां पर हम लोग 4 हिस्सों में बांटने वाले हैं। 4 हिस्से कौन कौन से होंगे मित्रों? 4 हिस्से जो होने वाले हैं उनके अंदर सबसे पहले होगा मरुस्थलीय। नंबर 2 के ऊपर मैं बात करूं तो होगा अरावली। नंबर 3 के ऊपर मैं बात करूं तो होगा मैदान। और नंबर 4 के ऊपर मैं बात करूंगा तो क्या होगा दोस्तों? पठार होगा। 4 हिस्से हैं, हमको पता है, मरुस्थलीय, फिर अरावली, फिर मैदान और फिर पठार। ये 4 के 4 हिस्से हो गए। अब इनका क्षेत्रफल देखते हैं। इनका यदि क्षेत्रफल की बात करें तो ये 2,09,142 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। केवल और केवल मरुस्थल की बात की जा रही है, ठीक है जी। अरावली की बात करते हैं तो ये 30,801 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। मैदान की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? 78,715 किलोमीटर स्क्वायर। और पठार की यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? 23,580 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल के हिसाब से आपको पता ही है, अभी प्रतिशत के अंदर भी बात कर देंगे कि कौन सा कितना प्रतिशत है। देखो क्षेत्रफल की यदि बात करें तो यहां पर देखना, आप क्षेत्रफल प्रतिशत में देखते हैं। क्षेत्रफल जो है वो प्रतिशत के अंदर यदि बात करें, क्षेत्रफल प्रतिशत में बात करें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन भी आता है।
सबसे पहले राजस्थान के अंदर मरुस्थल की भरमार है, 60% से भी ज्यादा है। यानी वो कितना है, ये है दोस्तों 61.1111। और यहां पर साथ के साथ में मैं जनसंख्या भी लिख देता हूं, जनसंख्या भी यहां पर जो है वो लिख दी जाती है, जनसंख्या भी यहां पर मैं लिख देता हूं। तो जनसंख्या भी जो है जो मरुस्थल है ना, मरुस्थल की जो क्षेत्रफल है और जनसंख्या है, इन दोनों को यदि मिलाते हैं तो पूरा का पूरा 100% हो जाता है। जैसे ये 61% यानी लगभग 60% है, तो ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 40% जनसंख्या यहीं पर रहती है। मरुस्थल का 60% क्षेत्र 61.11 है, लेकिन राउंड फिगर के अंदर इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। थोड़ा दिमाग में याद रहेगा, 61.11 और ये इधर से क्या है, 40% है। दूसरा अरावली वाली बात करते हैं। अरावली का जो क्षेत्रफल है ना दोस्तों, वो कितना है, वो अरावली का जो क्षेत्रफल है वो है 9%। लेकिन जनता यहां पर कितनी रहती है दोस्तों, जनता रहती है यहां पर 10%। तो अरावली 9 क्षेत्र 10 जनसंख्या, इतना ही है। ठीक है जी, आगे की ओर बात करते हैं। देखना, मैदान की यदि मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 23%। और यहां पर जनसंख्या कितनी रहती है, 39%। और पठार की यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो पठार 6.89% है। और यहां पर जो है जनसंख्या जो है वो कितनी रहती है, 11% रहती है। ठीक है जी, मिट्टी की बात करते हैं। सारी चीजों को हम लोग पूरा डिटेल से भी पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है। जब जनसंख्या को पढ़ेंगे तब इन सारे के सारे आंकड़ों को वापस याद करेंगे, जब मिट्टी को पढ़ेंगे तो सारी की सारी चीजों को वापस याद करेंगे। जो बच्चे पहली बार जीके पढ़ रहे हैं उनको लग रहा होगा कि यार क्षेत्रफल आ गया, जनसंख्या आ गया, मिट्टी आ गई, अभी और कुछ भी आ जाएगा, है ना, जलवायु भी आ जाएगी। ये सारी चीजें एक साथ कैसे डाल रहे हैं सर, एक साथ तो थोड़ी बहुत अभी देख लो, आप रफली देख लो। आगे जब टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे तो एक जनसंख्या का पूरा चैप्टर है, मिट्टी का पूरा चैप्टर है, उसके बाद में यदि बात करें जो है जलवायु का, उसका भी पूरा चैप्टर है। ठीक है जी, तो मिट्टी जो है ना यहां पर कैसी है, रेतीली बलुई मिट्टी है, रेतीली बलुई मिट्टी है। ओके, अरावली के ऊपर कैसी होगी, पर्वतीय मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी है। मैदान के अंदर कैसी है, जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है। और पठार के ऊपर कैसी है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी है, काली मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी ये है। ठीक है जी, ये तो मिट्टी का हो गया। अब बात करते हैं कि इनकी ढाल, यानी इसकी ढाल जो है वो किधर की ओर है। ढाल मतलब पानी यदि डालोगे आप तो वो किस तरफ बह करके जाएगा। अब ये बात मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, इजी वे में आप लोग देख सकते हो कि ये जो 4 हिस्से जो बने हुए हैं ना राजस्थान के, 4 हिस्से, जैसे मान लो एक ये हिस्सा है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये हिस्सा है। ये 4 हिस्से हैं। इनके अंदर हम लोग अरावली की यदि बात करेंगे तो अरावली तो पर्वत है, वो जिधर भी उसकी ढलान होगी, इधर वाला तो इधर बह जाएगी और इधर वाला पानी जो है वो इधर जाएगा। तो अरावली की ढाल तो दोनों तरफ है, पहाड़ की कोई ढाल थोड़ी होती है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, इसके अंदर आप एक चीज देखना कि यहाँ पर लूणी नदी, ये यहाँ पर जो है वो लूणी नदी है और वो बह करके इस तरफ जा रही है, यानी इसकी ढाल भी इधर ही होगी। ढाल किधर होगी दोस्तों, ढाल होगी यहाँ पर उत्तर पूर्व से जो है वो दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल होने वाली है। समझ में आई ना बात। तो नदियों का जो बहाव क्षेत्र है वो देख लो, जैसे यहां पर आपकी बाणगंगा नदी है तो वो इधर से इधर जाती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर हो गया इसका ढाल। जैसे चंबल नदी है वो इधर से इधर जा रही है, ये ऐसे बह रही है यहां पर, है ना। तो इसका क्या बोल देंगे सर, दक्षिण पश्चिम से लेकर के और उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। चारों क्षेत्रों का ढाल बेहद ही ईजी है। देखो ये यहां पर ढाल की मैं यदि बात करूं तो ढाल जो है मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, देखो यहां पर मैं लिख दूंगा उत्तर पूर्व से। ढाल की मैं यदि बात करूं तो मैं लिखूंगा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। ठीक है जी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर इसकी ढाल है मरुस्थल की। इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, उत्तर पूर्व न लिख करके मैं इसको क्या लिखूंगा, उत्तर पूर्व न लिख करके मैं इसको लिखूंगा ईशान, ईशान दिशा से। और दक्षिण पश्चिम को क्या लिखते हैं हम लोग, दक्षिण पश्चिम को लिखते हैं नैऋत्य। ठीक है जी, हो गया। अच्छा, अरावली की क्या है, अरावली की जो ढाल है वो क्या रहेगी, पार्श्विक रहेगी, दोनों तरफ पार्श्विक, यानी इधर का पानी इधर जाएगा और इधर का पानी इधर जाएगा। मैदान की यदि बात करूं तो पश्चिम से पूर्व की ओर, बाणगंगा नदी को देख लो आप। पठार की बात करता हूं, यानी नीचे की ओर कौन सा, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, उस वाले क्षेत्र की मैं बात करता हूं। तो चंबल नदी इस प्रकार ऊपर की ओर जाती है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, नैऋत्य से ईशान की ओर, नैऋत्य से ईशान दिशा की ओर जाएगा। ठीक है जी, बार बार जब इन शब्दों को यूज में लेंगे तो अपने को इजी वे में ये याद रहना शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यदि
जलवायु की बात करूं तो ये क्या है, बिल्कुल आर्द्र। पानी की जो है वो जल वाष्प इसके अंदर बहुत ही कम होती है, नमी जो है वो बहुत ही जो है वो कम होती है। ठीक है जी, आर्द्र मान लो, उपाद्र मान लो। इसके अलावा यहाँ पर ये क्या है, ये उपाद्र की है अरावली की, ये यहाँ पर आर्द्र है और ये अति आर्द्र है, पठार वाला अति आर्द्र हो जाएगा। बाद में बात कर लेंगे इन सब के बारे में। अब देखो राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है ये 4 हिस्सों के अंदर तो बांट दिया है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अब इन चारों के और भी हिस्से हो रहे हैं नीचे चल के। जैसे मरुस्थलीय है तो इसको कई अलग अलग हिस्सों में, देखो आप राजस्थान का ये मैप देखो, ये वाला सारा का सारा जो हिस्सा है ना वो 61.1% क्षेत्रफल है, लेकिन इसके अंदर आपको और भी कई प्रकार के हिस्से जो दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं, इस मैप के ऊपर बाद में आएंगे। सबसे पहले देखना आप रेतीला प्रदेश, पश्चिम का रेतीला प्रदेश, साथ साथ में मैप भी देखते जाना। पश्चिम का रेतीला प्रदेश जो है वो आगे चल के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में बटा हुआ है। दिखाता हूं मैं आपको, देखो ये रहा मैप और इसके अंदर यदि हम लोग देखेंगे तो ये देखो, ये वाली लाइन जो मैंने खींच दी है ये क्या है, ये पश्चिम का किधर वाला, ये इस साइड वाला जो जितना भी हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है दोस्तों, ये पश्चिम का रेतीला मैदान है या मरुस्थलीय मैदान है। ठीक है जी, इसके 2 हिस्से हो रखे हैं। देखो इसके ये हिस्से हैं, ये इस प्रकार से 2 हिस्से हैं। अब देखना जरा, मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ से इस प्रकार से जो है वो 2 हिस्से हैं। देखो ये रहे 2 हिस्से, कौन कौन से, ये वाले 2 हिस्से, ये वाले 2 हिस्से शुष्क और अर्ध शुष्क। तो ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, शुष्क रेतीला मैदान है, और ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, अर्ध शुष्क है। ओके जी, अब देखते हैं आगे की ओर। ये जो शुष्क है ना, इसको भी 2 प्रकार से, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको भी 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यहाँ पर वो रेत के बड़े बड़े टीले नहीं दिखाई देंगे, यहाँ पर आपको पथरीली या कंक्रीट वगैरह दिखाई देंगे। और ये वाला जो क्या है वो बालू का स्तूप युक्त है। अच्छा, ये जो हिस्सा है कौन सा, ये वाला, इस हिस्से की बात कर रहा हूं, अर्ध शुष्क प्रदेश की। इसके 4 हिस्से हो रखे हैं। ये क्या है, एक तो घग्गर का मैदान है, इधर क्या है, ये शेखावाटी का क्षेत्र है, ये नागौर की उच्च भूमि है, और ये लूणी बेसिन गोडवार प्रदेश, ये वाला हिस्सा है। वापस देखना आप, ये अपना पूरा राजस्थान जो है उसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है, तीसरा हिस्सा ये है और चौथा ये है। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। सबसे पहले हम लोग इस वाले हिस्से की बात करते हैं। इसके अंदर 2 हिस्से हैं। ये क्या है, शुष्क प्रदेश, ये अर्ध शुष्क। ये जो इधर वाला है ये अर्ध शुष्क है और ये वाला शुष्क है। शुष्क वाले को 2 हिस्सों में बांटा है, बालू का स्तूप मुक्त और बालू का स्तूप युक्त। और ये अर्ध शुष्क वाला है, इसको 4 हिस्सों में बांटा गया है। घग्गर का मैदान है, ये यहाँ पर शेखावाटी है, ये नागौरी उच्च भूमि है, और ये क्या है, लूणी बेसिन गोडवाड़ प्रदेश। समझ में आई ना, इस वाले के इतने हिस्से हो गए। वापस मैप पे चलते हैं, यहाँ पर देखना राजस्थान का भौतिक विभाजन है। इसके अंदर रेतीला मैदान है, उसके 2 हिस्से हैं। शुष्क प्रदेश के भी 2 हिस्से हैं, बालू का स्तूप मुक्त और युक्त। अर्ध शुष्क वाले के 4 हिस्से हैं, ये घग्गर वाला, शेखावाटी वाला, नागौरी वाला और लूणी। ठीक है जी, अब नंबर 2 की बात करते हैं। इस वाले हिस्से की मैं बात करता हूँ, ये लूणी वाला है, ये वाला हिस्सा। ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है लूणी वाला, क्या रे, अरावली वाला है। 3 हिस्से हैं इसके। सबसे पहले ये ऊपर वाला उत्तरी अरावली जिसको बोलते हैं, ये यहाँ पर मध्य अरावली है, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, दक्षिणी अरावली। 3 हिस्सों के अंदर उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। मध्य अरावली के अंदर एकमात्र अजमेर जिला है, अजमेर ब्यावर मान लो थोड़ा बहुत, है ना, ये वाला मध्य अरावली में है। इसके ऊपर वाला जो भी हिस्सा आता है वो सारा का सारा उत्तरी अरावली में, इसके नीचे वाला दक्षिणी अरावली के अंदर। ओके जी, अब यहां तक बातचीत हो गई है। अब इसकी बात करते हैं, किसकी, ये जो पूर्वी मैदान आपको दिखाई दे रहा है इसकी बात करते हैं। इसके अंदर भी 4 हिस्से हैं, माही बेसिन, माही, बनास, बाणगंगा और चंबल। देखना आप, ये देखो कहां से कहां तक है, ये यहां से देखना आप, पेन जो चल रहा है मेरा, ये वाला हिस्सा, और इसके साथ ही साथ में ये इधर वाला, और इन दोनों के बीच का जो ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये वाला हिस्सा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, इस वाले हिस्से की। और इसके अंदर कितने टुकड़े किए हैं, 4 किए हैं। यहाँ पर क्या है, ये माही है, ये बनास है। ठीक है जी, इधर ये क्या है, ये इधर आपका चंबल दिखाई दे जाएगा, और इसके बाद में इधर क्या है, लास्ट में क्या है, बाणगंगा है। ओके, ये देखो ये रहा माही, बनास, बाणगंगा, बेसिन। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे एक एक को, ऐसी बात नहीं है। अब दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, यानी इस लास्ट वाले हिस्से की बात करते हैं, तो इसके 2 टुकड़े किए गए हैं। एक तो क्या है, एक तो विंध्यन कगार है और एक हाड़ौती का पठार है।
देखो ये क्या है, ये रहा आपका यहाँ पर जो है ये आपको दिखाई दे जाएगा, ये रहा विंध्यन कगार, और ये यहाँ पर क्या है हाड़ौती का पठार। ये यहाँ पर क्या है दोस्तों, हाड़ौती का पठार है। तो इस प्रकार से जो है वो राजस्थान के 4 हिस्से किए गए हैं। अब इनके अंदर से क्वेश्चन आएंगे आपके भर भर के। भौतिक विभाजन, ये भौतिक प्रदेश या राजस्थान का भौतिक विभाजन, ये वाला जो चैप्टर है ये सबसे लंबा चैप्टर मान के चलो आप। इसके अलावा जो अपोहा तंत्र है वो भी काफ़ी लंबा चौड़ा चैप्टर है, ये भी काफ़ी लंबा चौड़ा है। तो ये यदि आपने पढ़ लिया है तो बहुत सारी ज्योग्राफी आपकी जो है वो कवर हो जाएगी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। आज के वीडियो में इतनी ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक थी भी नहीं, तो उनकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो जहाँ पर ज़रूरत होती है वहीं पर शॉर्ट ट्रिक डाली जाएगी। अब जैसे बालू का स्तूप युक्त प्रदेश हैं, कौन सा बालू का स्तूप कहाँ पर आता है, कहाँ पर नहीं होता है, वो सारी चीज़ें अब ट्रिक वाला जो वीडियो जो है वो आगे आएगा। अभी यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज़ जो है ऐसी नहीं है, मेरे को नहीं लगता है कि जो ज़बरदस्ती फालतू की जो वो ट्रिक घुसाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है जी, देख लेना इसको। आज जो है वो 3-4 दिन का रहेगा ऑफर। कूपन कोड याद रखना SHIV20 लगा देना, आपको 20% ऑफ सबको मिल जाएगा। ये था आज का दोस्तों राजस्थान का भौतिक विभाजन। ठीक है जी, तो क्लास कैसी लगी, और देखो दोस्तों बैच को जो है वो रिस्पॉन्स आपको दिख रहा है, व्यूज़ देख लेना आप जाकर के, शुरुआत वाले 2-3 वीडियोज़ के कैसे चल रहे हैं, बहुत ही कम चल रहे हैं। इसके अलावा फिर देखो टाइम भी पूरा देना पड़ता है, और जब रिस्पॉन्स भी अच्छा नहीं आता है तो फिर क्या है, बंद कर दिया जाता है चीज़ें। पहले भी मैंने चलाया था ब्रह्मास्त्र बैच, आप लोगों को पता ही है, उसका भी जो है वो बेहद ही बुरा असर हुआ। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अच्छा लगता है। काम करने का मज़ा तभी आता है जब व्यूज़ आते हैं, जब बच्चों के कमेंट आते हैं, उसके अलावा कोई मज़ा नहीं आता है। ठीक है जी दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।